हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पडांगी। आज हम लोग SA 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे। अब ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये इसके बारे में डील करेगा ये पूरा ऐसे। अब यहाँ बता दें कि डेफिनेशंस है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होता है? Amounts and disclosures included in financial statement in respect of one or more prior periods in accordance with applicable FRF। जो भी कंपैरेटिव मींस जो भी प्रायर पीरियड की जो भी करंट ईयर के साथ जो प्रायर ईयर के जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिस्क्लोजर दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है, तो उसको हम लोग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ये एक से ज़्यादा पीरियड के लिए भी हो सकता है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स क्या है? Comparative information where amounts and other disclosures for prior periods are included as integral part of current period financial statement and are intended to be read only in relation to the amounts and other disclosures relating to current period, that is current period figures। इसमें क्या होता है कि corresponding figures और comparative corresponding figures और होता है comparative financial statements। इसमें क्या होता है, जैसे करंट ईयर तो रहता ही है और प्रीवियस ईयर्स रहते हैं बहुत सारे, या फिर एक दो हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है प्रीवियस ईयर्स। तो इसमें वही इंफॉर्मेशन यहाँ इंक्लूड की जाती है प्रीवियस ईयर्स में वही इंक्लूडेड की जाती है ताकि करंट ईयर से इसका कंपैरिजन हो सके। इतना ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब प्रीवियस ईयर में हम लोग कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के अंदर। हम लोग का कोई ओपिनियन नहीं रहता है, ओनली फॉर द कंपैरिजन पर्पस के लिए हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। पर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो वही कि करंट ईयर होता है और साथ में एक से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स हो सकते हैं, प्रीवियस पीरियड्स हो सकते हैं। इसमें क्या है कि हम लोग को इस पर भी ओपिनियन देना होता है, ऑडिट ओपिनियन इस पर भी बेस्ड रहता है। तो यहाँ पर फुल एंड फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग दिखाते हैं इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मोस्टली इंडिया के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ही यूज आता है। ओनली हम लोग करंट पीरियड के जो भी स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर ही हम लोग ओपिनियन फॉर्म करते हैं। प्रीवियस ईयर्स के ऊपर हम लोग का कोई ओपिनियन नहीं रहता। अब आता है कि लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटेड in corresponding amounts and disclosures is dictated primarily by its relevance to the current period। इतना ही डिस्क्लोजर हम लोग देंगे अमाउंट्स का वगैरह का जितना कि हम लोग को कंपैरिजन पर्पस के लिए ज़रूरी है। तो लेवल ऑफ डिटेल पूरा नहीं देना है, जितना ही ज़रूरी है उतना ही दे दो। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है? कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, मीन्स प्रायर पीरियड की इन्फॉर्मेशन where amounts and other disclosures for prior period are included for comparison financial statement of current period, but if audited are referred to the auditor's opinion, are referred to in the auditor opinion। उसके ऊपर हम लोग ओपिनियन भी हम लोग फॉर्म करते हैं। प्रायर पीरियड के ऊपर ओपिनियन हम लोग का फॉर्म होता है, पर इसमें नहीं होता है। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दोज कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पूरा का पूरा कंपैरिजन हम लोग कर पाते हैं और लेवल ऑफ डिटेल बहुत ज़्यादा पूरा ही होता है, लेवल ऑफ डिटेल प्रीवियस ईयर्स का। और फुल एंड फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ बनते हैं और उस पर हम लोग ओपिनियन भी फॉर्म करते हैं प्रायर पीरियड के अंदर। फिर आता है स्कोप ऑफ दिस एसे। SA deals with auditor responsibility regarding comparative information in audit of financial statement। हम लोग का क्या है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को लेके कैसे क्या हम लोग, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन दिख रही है उस पर हम लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे क्या हम लोग को चेकिंग वगैरह करनी है, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, कैसे क्या रहेगा, वो ऐसे बताएगा। When financial statement of prior period audited by predecessor auditor or not audited, या तो किसी और ने किया है ऑडिट या तो ऑडिट ही नहीं हुआ है। रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस इन SA 510 रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो अप्लाई। यहाँ पर SA 510 का भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाएगा। अगर पिछले साल किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया या फिर ऑडिट नहीं हुआ है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस ठीक से कैरी फॉरवर्ड हुए कि नहीं, ब्रॉट फॉरवर्ड हुए कि नहीं। Nature of comparative information. Nature of comparative information presented in financial statements depends on requirement of the FRF। Two different broad
approaches to auditor reporting responsibility in respect of such comparative information. तो यहाँ कितना मेरे को comparative information देना है, ये डिपेंड करेगा उसके FRF के corresponding figures है या फिर comparative financial statement. Auditor opinion on financial statement refers to current period only. हम लोग खाली current period पे ही हम लोग opinion form करते हैं. पर comparative financial statement का बात करें तो auditor opinion हम लोग किस पे फॉर्म करते हैं? Each period for which financial statements are presented. जितना भी प्रायर पीरियड दिख रहा है उस पे सब पे हम लोग को ओपिनियन फॉर्म करना होता है. दिस ऐसे एड्रेसेस सेपरेटली ऑडिटर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर ईच अप्रोच. यहाँ पे मैं दोनों के बारे में हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे कि इसमें कैसे क्या आपको रिपोर्ट करना है, इसमें कैसे क्या आपको रिपोर्ट करना है. टिपिकली एफआरएफ इन इंडिया यूजेस कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स. हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स ही यूज करते हैं. पिछले साल के जो भी डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर हम लोग का ओपिनियन नहीं जाता है. फॉर जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा हम लोग का? टू ऑब्टेन SAAE अबाउट वेदर कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन. जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो भी कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद FRF के अकॉर्डिंग है कि नहीं. और टू रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद ऑडिटर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ कुछ हम लोग की रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को रिपोर्ट करना है. अब आते हैं ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर. डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF. ये हम लोग फर्स्ट ये देखना है हम लोग को कि क्या कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है कि नहीं, एप्लीकेबल FRF बोल रहा है कि नहीं. जितना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है वो इंक्लूडेड है कि नहीं एज पर दी FRF. FRF ने जितना बोल के रखा हुआ है इतना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इंक्लूड है कि नहीं. एंड वेदर सच इन्फॉर्मेशन इज अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन सही से हुआ है कि नहीं. फॉर दिस पर्पस ऑडिटर शैल इवैल्यूएट वेदर comparative information agrees with amounts and disclosures presented in prior period. ठीक से ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं ये हम लोग को देखना होगा कि पिछले साल जो था क्लोजिंग में वो इस साल के प्रॉपरली ओपनिंग में आया है कि नहीं और अग्री कर रहा है कि नहीं. अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में हम लोग ने यूज किया था पिछले साल वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हुआ है कि नहीं करंट पीरियड में. एंड इफ देयर इज अ चेंज तो वेदर चेंज अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज हो. चेंजेस ठीक से प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज है कि नहीं. If auditor become aware of possible material misstatement in comparative information while performing current period audit. मगर पिछले साल कुछ misstatement नजर आ गई. Auditor shall perform such additional audit procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence to determine क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं. वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा क्या वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह तो नहीं गई. If auditor audited prior periods financial statement follow requirement of SA 560. ऐसे 560 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा. अगर उसने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है या तो अमेंडेड रिपोर्ट वगैरह जो भी है ऐसे 560 में बोल के रखा हुआ है. मैंने आपको बताया था कि अमेंडेड रिपोर्ट वगैरह इशू कर सकता है वो, तो वो देखिएगा कि वो उसके अकॉर्डिंग ही वो रिपोर्ट करेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही वो SA 560 को फॉलो करेगा. इन केस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स हम लोग को जहाँ पर ओपिनियन सब पे फॉर्म देना है हम लोग को ओपिनियन. रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड फॉर ऑल पीरियड्स. ऑब्वियसली पूरा हम लोग ओपिनियन दे रहे हैं सब पीरियड्स के लिए तो रिटन रिप्रेजेंटेशन भी तो सबके लिए लेना पड़ेगा. रेफर टू इन द ऑडिटर ओपिनियन बिकॉज मैनेजमेंट नीड्स टू रीअफर्म दैट रिटन रिप्रेजेंटेशन इट प्रीवियसली मेड विद रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड रिमेन्स अप्रोप्रिएट. उसको बताना पड़ेगा कि जो पिछले बार बताया था रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया था पिछले प्रीवियस ईयर्स के लिए वो सेम कंसिस्टेंटली है कि नहीं इस साल, तो उसको फिर से रिटन रिप्रेजेंटेशन सबके लिए लेना पड़ेगा ऑडिटर को सब पीरियड्स के लिए. कि जो पिछले साल आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया था वो सही से दिया है कि नहीं इस साल आप रीअफर्म करो, फिर से आप बोलो कि हाँ ये हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. इन द केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड ओनली. मुझे खाली करंट पीरियड के लिए ही रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा only because auditor opinion on those financial statement include corresponding figures. because वहाँ corresponding figures included है. पिछले साल का ओपिनियन हम लोग को देना जरूरी नहीं, हम लोग को देना नहीं है पिछले साल के लिए ओपिनियन. ओनली फॉर द करंट पीरियड हम लोग को ओपिनियन देना है. अब बता ऑडिट रिपोर्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स. अब मैं कैसे क्या रिपोर्ट करना है मुझे ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर.
कंपैरेटिव कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स को लेके और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके रिपोर्ट में कैसे क्या हम लोग को करना है। रिपोर्ट कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स लेते पहले ओपिनियन ऑन ओनली करंट पीरियड को ओपिनियन देना हम लोग को। When corresponding figures are presented, auditor opinion shall not refer to the corresponding figures. Auditor report में कहीं पे भी पिछले साल का जिक्र नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट पैरा 11, 12 और 14 को छोड़ के। ये जब कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो इन तीनों में लिखे हुए हैं, उसके अलावा आपको पिछले साल का रेफर ही नहीं करना है। फिर पैरा नंबर 11 की बात करें तो पहले से मिस स्टेटमेंट था जो इस बार जैसे पिछले साल मैंने क्वालिफाइड किया था या फिर ओपिनियन को मैंने क्वालिफाइड किया था, डिस्क्लेमर दिया था या फिर एडवर्स ओपिनियन मैंने पास किया था और इस साल भी मैनेजमेंट में उससे सही नहीं किया, अनरिजॉल्व रह गया है, तो ऑडिटर शैल मॉडिफाई ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके बेसिस में इस साल मैं अपना मॉडिफिकेशन दूंगी। तो मैं अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैरा के अंदर क्या करूंगी, या तो मैं ये करूंगी या तो ये करूंगी। एग्जाम्पल इसके बारे में बात करें तो एग्जाम्पल है कि जैसे असेट है उस पर डेप्रिसिएशन लगना था और मुझे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए थे, 5% का डेप्रिसिएशन लगना था पर मैनेजमेंट ने लगाया नहीं, जिसके चलते एसेट की वैल्यू क्या है बढ़ी हुई, डेप्रिसिएशन कम आ रहा था और लॉस भी कम आ गया। इसके चलते पिछले साल मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन पास कर दिया था। तो अब ये बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया मेरे एसेट का, जिसके चलते इस साल भी मेरे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। तो इस साल मैं अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगी, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत किया है। तो यहाँ ये बता के रखा हुआ है रेफर टू बोथ करंट पीरियड फिगर्स, आपको बताना पड़ेगा करंट पीरियड फिगर्स को 2022 ले लेते हैं और यहाँ 2021 में आपको बताना पड़ेगा कि एसेट की वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, इतनी थी, ये सब आपको बताना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ना चार्ज होना था 2010 के अंदर पर इन्होंने कम चार्ज किया, जिसके चलते एसेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो रेफरेंस आपको दोनों पीरियड का देना पड़ जाएगा, पिछले साल का भी, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स का भी। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन व्हेन इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मैटर ऑन करंट पीरियड फिगर्स आर मटीरियल। या तो इफेक्ट मीन्स अगर आपने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया था, और पॉसिबल इफेक्ट मीन्स सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगर आपको ऑब्टेन नहीं हुआ था। एग्जांपल यही लेते हैं, एसेट के ऊपर मेरे को डेप्रिसिएशन की मेरे को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पाई थी कि कितना हो सकता है डेप्रिसिएशन, पर उसका मटेरियल इफेक्ट है इस करंट पीरियड के अंदर लेके ब्रॉड फॉरवर्ड ठीक से नहीं हुआ है बैलेंसेस, तो मैं यहाँ पर दोनों पीरियड का मैं रेफरेंस दूंगी। इन अदर केसेस बात करें तो एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड बिकॉज इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरेटिबिलिटी ऑफ करंट पीरियड फिगर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सेल्स था पिछले साल, सेल्स में इन्वेंट्री ले लेते हैं। पिछले साल की जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री थी हम लोग की, जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री थी हम लोग की पिछले साल की, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाया, जिसके चलते हम लोग को उसके बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो पाया था। तो मैंने पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन पास किया था कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट लगा, तो मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन पास कर दिया था बिकॉज मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ था। तो अब क्या हुआ कि ये इसके चलते करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, बिकॉज क्लोजिंग तो सही है, क्लोजिंग ये इस साल ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ था, तो करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं कर रहा है। पर अगर मैं कंपैरिजन पर्पस की बात करूं पिछले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री को इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो यहाँ पर मेरे कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे इस साल रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। इन अदर केसेस एक्सप्लेन दैट ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाइड, मैंने क्यों किया है, बिकॉज इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, पॉसिबल इफेक्ट मीन्स अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुए तो, ऑफ अनरिजॉल्व मैटर ऑन कंपेरेटिबिलिटी में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, कंपेरेटिबिलिटी नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं अपने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर रही हूँ। इफ रिजॉल्व एंड प्रॉपरली अकाउंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इन्होंने रिजॉल्व कर दिया मैटर को और ऑडिटर प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दिया है, ऑडिटर ओपिनियन ऑन करंट पीरियड शैल नॉट रेफर, अगर पिछले साल का सब सही वही कर दिया है मैटर को, तो
मुझे कुछ नहीं दे चेक करना है, मुझे बस ये देखना है कि करंट पीरियड सही होना चाहिए। पिछले साल का अगर सही कर दिया तो मुझे पिछले साल के बारे में रेफरेंस देना ही नहीं है। अब यहाँ बोल के रखा हुआ है वो अदर केसेस के अंदर, व्हेन ऑडिट ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड मॉडिफाइड अनरिजॉल्व मैटर दैट गिव राइज टू मॉडिफिकेशन नॉट रेलिवेंट टू करंट पीरियड। वो तो रेलिवेंट ही नहीं है। वो ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने पिछले साल की 2021 की ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे इस साल के करंट पीरियड को कोई मैटर ही नहीं करती है, रेलिवेंट ही नहीं है। नेवरदलेस फिर भी क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ओपिनियन मेरे को देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकॉज कंपेरेटिबिलिटी इशू आ गई है इसलिए। एग्जाम्पल देखते हैं ए एंड बी इन पेज नंबर 6। जिसे यहाँ बोल के रखा हुआ है द ऑडिटर, एग्जाम्पल ए, द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन प्रायर पीरियड एज प्रीवियसली इशूड इंक्लूडेड अ, मैंने पिछले साल क्वालिफाइड ओपिनियन दिया था और वो मैटर क्या है अभी भी अनरिजॉल्व है, और उसका इफेक्ट या पॉसिबल इफेक्ट क्या है, मटीरियल है करेंट पीरियड को लेके, एंड रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन रिगार्डिंग द करेंट पीरियड फिगर्स। मीन्स वो डेप्रिसिएशन वाला डेप्रिसिएशन ठीक से नहीं लगाया तो असेट है वो ब्रॉड फॉरवर्ड ठीक से नहीं हो पाया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सेम वही है ऐसे 700 के अकॉर्डिंग, पर मेरे को बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर यहाँ पर मुझे दोनों का रेफरेंस देना पड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बोल के रखा हुआ है, बेस्ड ऑन दी दिस इज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन taken by the management qualified auditor opinion based on the straight line method of depreciation and annual rate of 5% for the building and 20% for the equipment, loss for the year should be increased by, इसे आपको बताना पड़ेगा कि कितना इफेक्ट है, तो यहाँ पर दोनों का बता के रखा हुआ है, पिछले साल का भी इस साल का भी। 2010 ऐसे मान लो 2011 और 2010 का दोनों का, 2021 और 2020 का दोनों का दे के रखा हुआ है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी रिड्यूस बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपको ऐसे दोनों करंट ईयर और प्रायर पीरियड का दोनों का इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। और यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या हुआ था कि हम लोग ने यहाँ इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट, यहाँ मटेरियल, यहाँ कंपेरेटिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ सच में बैलेंसेस ठीक से ब्रॉड फॉरवर्ड ही नहीं हुए थे। एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और यहाँ क्या है कि ऑडिटर रिपोर्ट क्वालिफाइड था पिछले साल, मॉडिफिकेशन अनरिजॉल्व रह गया। इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में आर इमटेरियल बट रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर ओपिनियन बिकॉज इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट इमटेरियल है, पर क्या है कंपेरेटिबिलिटी की इश्यू आ रही है। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा हुआ है, बिकॉज वी वेर अपॉइंटेड, पिछले साल भी हम लोगों ने ऑडिट किया था पर हम लोग ऑब्जर्व नहीं करे, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सके बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड, जिसके चलते हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर कुछ बोल नहीं सकते, और ऑल्टरनेटिव मीन्स भी नहीं था जिसके अकॉर्डिंग में हम लोग निकाल सकते थे कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होना चाहिए। सिंस ओपनिंग इन्वेंट्री अफेक्ट द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, वी वर अनएबल टू डिटरमाइन वेदर एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। आवर ऑडिट ओपिनियन फॉर द लास्ट ईयर्स वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली, हम लोगों ने मॉडिफाइड ओपिनियन पास कर दिया था। आवर ओपिनियन ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो मॉडिफाइड, हम लोग इस साल को भी मॉडिफाई कर रहे हैं क्योंकि पॉसिबल इफेक्ट ऑफ दिस मैटर ऑन कंपेरेटिबिलिटी की वजह से हम लोग मॉडिफिकेशन दे रहे हैं। बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में यही तो लिखेंगे हम लोग कि मॉडिफाई हम क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पिछले साल का भी रेफरेंस दिया है। अब आता है पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर, जब हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस देंगे। इफ ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन प्रायर पीरियड, मैंने पिछले साल क्या किया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन पास किया था, पर इस साल मुझे पिछले साल के लिए मिस स्टेटमेंट नजर आ गया, नया मिस स्टेटमेंट मिला मुझे। ऑडिटर शैल वेरीफाई वेदर मिस स्टेटमेंट, अगर मिस स्टेटमेंट डेल्ट हो जाता है तो फिर तो पिछले साल का कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स का रेफरेंस देने की जरूरत ही नहीं है, अगर नहीं हुआ, इफ दैट इज नॉट द केस, ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो आपको बेसिस फॉर द क्वालिफाइड ओपिनियन बताना पड़ेगा कि, या फिर एडवर्स ओपिनियन बताना, हम लोग मॉडिफाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दी पिछले साल की वजह से, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की वजह से हम लोग इस साल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। When prior period financial statement misstated, not amended, an auditor report not issued, but या तो अमेंड नहीं किया उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पिछले साल गलती मिली और फिर से उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, या तो उन्होंने अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं किया और साथ में ऑडिटर रिपोर्ट भी इशू नहीं किया एज पर SA 560 अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट,
पर उन्होंने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स को प्रॉपरली सही कर दिया है और अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज कर दिया है। तो मुझे क्या करना होगा, ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड ईओएम पैरा describing circumstances and referring to disclosures that fully describe matter that can be found in financial statement. Only मुझे EOM पैराग्राफ में इसको इंक्लूड करना होगा। नो ऑडिट डन, अगर पिछले साल ऑडिट ही नहीं हुआ था, इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड shall state in OM paragraph that corresponding figures unaudited. The statements does not relieve auditor, उसको फिर भी 510 ओपनिंग बैलेंसेस को देखना पड़ेगा कि करंटली उन्होंने ठीक से ब्रॉड फॉरवर्ड किया है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि ऑडिट नहीं हुआ है तो ठीक है आपको देखना ही नहीं है, आपको फिर भी देखना पड़ेगा कि कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर। व्हेन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट डिस्क्लोज दिस फैक्ट ऑन फेस ऑफ द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो आपको देखना पड़ेगा। फिर आता है कि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी दूसरे ने ऑडिट किया है, प्रेडेसेसर ऑडिटर ने। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड का ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर एंड ऑडिटर परमिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, परमिट कर रहा है लॉज एंड रेगुलेशन कि आप रेफर कर सकते हो प्रेडेसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट को ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड डिसाइड टू डू सो। अगर ठीक है मैंने डिसाइड भी कर लिया है तो ऑडिटर के ओएम पैराग्राफ में क्या होगा, क्या वो इंक्लूड करेगा, वो बताएगा कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था, कौन सा ओपिनियन दिया था उसने और डेट ऑफ दैट रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट के डेट क्या थी। एग्जाम्पल है कि यहाँ पर क्या लिखा, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेडेसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ऑडिटेड इज परमिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, रेफर करना प्रेडेसेसर ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स। तो वो क्या करेगा, अदर मैटर में क्या लिखेगा वो द, यहाँ पर क्या है कि थोड़ा गलती लिख दिया है लोग ने। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ऑडिट किया था 2011 का, तो प्रेडेसेसर ऑडिटर किसका करेगा 2010 का। तो यहाँ मटेरियल में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ओएम पैराग्राफ में क्या लिखना है मुझे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 होना चाहिए, यहाँ पर 2010, वेर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर वो एक्सप्रेस एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मैंने बताया आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिटर ने किया था, कौन सा ओपिनियन दिया उसने और कब ऑडिटर रिपोर्ट इशू किया। यहाँ पर भी ये गलती किया गया है, 2010 होना चाहिए। फिर आता है कि कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जहाँ मुझे ओपिनियन देना पड़ेगा पिछले साल के भी प्रायर पीरियड के भी स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। When comparative financial statements are presented, auditor report shall refer to each period for which financial statements prepared. मुझे लिखना पड़ेगा अपने ऑडिटर रिपोर्ट में मैंने किस किस का ओपिनियन देना है। मैं लिखती हूँ ना, मैं ऑडिट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मुझे बताना पड़ेगा मैंने 2022 का भी किया है, 2021 का भी किया है। एग्जाम्पल ऑन विच ऑडिट ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड। एग्जाम्पल जैसे यहाँ देख के रखा हुआ था ना कि हम लोगों ने ऑडिट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर द 31 मार्च 2011, पर यहाँ मुझे 2010 का भी बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल जिसका मैंने ऑडिट किया उसका सबका मुझे बताना पड़ेगा। बिकॉज ऑडिटर रिपोर्ट ऑन कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द पीरियड्स प्रेजेंटेड। तो यहाँ क्या हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे वो पिछले साल का भी प्रायर पीरियड को भी लेके चल रहा है, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है प्रायर पीरियड, तो अलग अलग ओपिनियन भी जा सकती है। किसी में ईओएम पैराग्राफ भी हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। ऑडिटर में एक्सप्रेस क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेम ओपिनियन और इंक्लूड ईओएम विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर पीरियड्स वाइल एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियन। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन वो दे सकता है अलग अलग पीरियड के लिए। एग्जाम्पल डी, अब जैसे यहाँ क्या है कि auditor is required to report on both current period financial statement and prior period financial statement. The FRF issued in preparing the financial statement is other than accounting principles generally accepted in India. However, the audit is performed in accordance with essays. The auditor's report on the prior period as previously issued include a qualified opinion. वो जो कि अनरिजॉल्व रह गया है। इफेक्ट क्या है उसका, उसका क्या है कि इफेक्ट मटीरियल है, मटीरियल है उसका इफेक्ट। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे दोनों पीरियड का देना पड़ेगा कि मैंने ऑडिट किया है बोथ पीरियड के लिए, एंडिंग 2011 के लिए भी और 2021 के लिए भी और 2020 के लिए भी, तो आपको बताना पड़ेगा। और क्वालिफाइड ओपिनियन में बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन बताना है क्यों मैं
क्वालिफाइड कर रहा हूँ और क्वालिफाइड ओपिनियन में मुझे बताना पड़ेगा 2010 और 2021 और 2020 का दोनों का रेफरेंस देना पड़ेगा। अब आता है कि ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ओपिनियन। When reporting on prior period financial statement in connection with the current period audit, if auditor opinion on such prior period financial statement differs from the previously expressed, उसने जो पिछले साल ओपिनियन बताया था, रिपोर्ट किया था, वो इस साल इसको अलग लग रहा है। अगर वो प्रायर पीरियड को इस साल वो प्रायर पीरियड को अगर ऑडिट कर रहा है तो जो पिछले साल उसने ऑडिट किया था उसी ईयर को लेके, तो दोनों में डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन आ रहा है। तो ऑडिटर क्या करेगा, शैल डिस्क्लोज सब्सटैंटिव रीजन, वो बताएगा कि क्यों डिफरेंस लग रहा है मुझे अब ओएम पैराग्राफ के अंदर। अगर ओपिनियन डिफर कर रहा है बिकॉज अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस मटीरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई सर्कमस्टेंसेस की वजह से, इन सम सर्कमस्टेंसेस ऑडिटर मे हैव एडिशनल रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन ऑडिटर प्रीवियसली इशू। तो उसको ऐसा करना पड़ेगा कि उसको पिछले साल का जो ऑडिटर रिपोर्ट है उसको बताना पड़ेगा ऑडिट यूजर्स को कि आप उस पर रिलाय मत करो। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर प्रीडेसेसर ऑडिटर ने अगर ऑडिट किया है तो सेम आपको बताना पड़ेगा कि उसने ऑडिट किया था, ओपिनियन क्या दी थी और डेट क्या है ऑडिटर रिपोर्ट का। इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट दैट अफेक्ट प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रीडेसेसर ऑडिटर ने पिछले साल का ऑडिट किया था और अब उसमें मुझे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नजर आ गया, ऑन विच प्रीडेसेसर ऑडिटर प्रीवियसली रिपोर्टेड विदाउट मॉडिफिकेशन, उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर जैसे उस मैटर पे उसने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया होगा, ऑडिटर शेल कम्युनिकेट, वो बताएगा मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी को एंड रिक्वेस्ट करेगा प्रीडेसेसर ऑडिटर को टू बी इन्फॉर्म, और वो बोलेगा मैनेजमेंट को प्लीज आप प्रीडेसेसर ऑडिटर को इन्फॉर्म कर देना इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमेंडेड एंड प्रीडेसेसर ऑडिटर ने न्यू रिपोर्ट इशू कर दी है। प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो गए और उसने जो प्रीडेसेसर ऑडिटर ने उसने नए रिपोर्ट इशू कर दी होगी एज पर SA 560 हो सकता है, और अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड ऑडिटर शेल रिपोर्ट ओनली ऑन करेंट पीरियड, क्योंकि पिछले साल का जो भी रिपोर्ट करना था प्रायर पीरियड में वो इस साल प्रीडेसेसर ऑडिटर ने कर दिया है, तो मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं है, मैं ओनली करंट पीरियड को लेके ही रिपोर्ट कर दूंगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, रिवाइज नहीं करता रिपोर्ट को, OM para may indicate that predecessor auditor reported on financial statement of prior period before amendment. In addition, हम लोग को बताना पड़ेगा कि before amendment किसने ऑडिट किया था। In addition, if auditor is engaged to audit and obtain sufficient appropriate audit evidence to be satisfied as to the appropriateness of the amendment, auditor report may also include following para. As part of our audit of the 2022 financial statements, we also audited the adjustments described in note, जो भी नोट देके रखा हुआ है, that were applied to amend the 2021 financial statements. In our opinion, such adjustments are appropriate and have been properly applied. We were not engaged to audit, review or apply any procedures to the 2021 financial statements of the company other than with respect to the adjustments, and accordingly we do not express an opinion or any other form of assurance for the 2021 financial statements taken as a whole. अगर उसने क्या किया, उसने रिवीजन नहीं किया है और क्या हो रहा है कि उसने पर इस साल क्या है कि ऑडिटर ने ऑब्टेन कर लिया है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ओनली, तो वो ऐसे बताएगा कि मैं खाली पिछले साल के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ओनली फॉर द अमेंडेड पोर्शन के लिए ही मैं ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ये पूरा पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है। प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ऑडिट ही नहीं हुआ है तो इफ प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट ऑडिटेड, तो ओएम पैराग्राफ में आप क्या करो, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड, ऐसा आपको मेंशन करना होगा। सच स्टेटमेंट डज नॉट रिलीव ऑडिटर, फिर भी आपको ओपनिंग बैलेंसेस का तो देखना ही पड़ेगा। तो ये फुल ऑन कंप्लीट होता है SA 710 कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।